आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की एक कंसोलिडेटेड तैयारी मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो सिंगेज मैथमेटिक्स बुक के जरिए जो आपके 11th-12th मैथ्स के पूरे सिलेबस को कवर करवाते हुए करवाई जा रही है। इसमें हम इलिप्स चैप्टर के जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक बहुत प्रॉपर मैनर में हम करें क्योंकि इन्होंने आपके पूरे सिलेबस को, ये 5 जो सेक्शंस आपके होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, इसी तरीके से 5 किताबों में डिवाइड किया है। हम इसी तरीके से हर एक बुक के, हर एक चैप्टर के, हर एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, उन्हें कंसोलिडेट करते हैं इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके। फाइनली हम शिफ्ट होते हैं एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस पर, जहां पर हम हर कैटेगरी के क्वेश्चन का एक्सपोजर लेते हैं और फिर हम उस चैप्टर से पूछे गए सारे जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यानी एक काफ़ी मजबूत, एक डिटेल्ड, एक अच्छी तैयारी आपकी हो रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते, कोई ऐसा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। मतलब वी आर एब्सोल्युटली, बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड। इवन आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके। इलिप्स में अगर हम जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का डिस्कशन करें तो देखिए भाई, ये आईआईटी जेईई 2012 यानी उसे तब इस नाम से जाना जाता था जो अभी आपकी जेईई एडवांस के नाम से जानी जाती है। 2012 में आपसे एक सवाल पूछा गया था। इस सवाल में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या बातें हैं, चीज़ें कैसे सोचनी है, ज़रा उनका एक डिस्कशन कर लेते हैं। पर शुरुआत कैसे करेंगे देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरा यकीन करिए डेटा बहुत सॉर्टेड सा है। आपको अगर चीज़ें नहीं समझ आती हैं तो कोऑर्डिनेट में सजेशन यही है कि आप चीज़ें ड्रॉ करिए। तो देखो क्या लिख रहा है वो, एक एलिप्स है, इज इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल आर whose sides are parallel to the coordinate axis। सर एक बात बताओ, पहले तो एलिप्स बना लेते हैं। तो ये एलिप्स क्या होगा, x² अपॉन 9 y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। और ये एलिप्स जो है आपका एक रेक्टेंगल के अंदर आपने इंस्क्राइब किया और वो रेक्टेंगल क्लियर सा आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल अपनी साइड्स कंटेन किए हुए हैं। ठीक है, जो भी है आप देख लेंगे, है ना। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? तो ये रहा आपका मान लो वाई एक्सिस और इसी तरीके से यहाँ पर ये रहा मान लो आपका एक्स एक्सिस, है ना। अब क्या, अब सर यहाँ पे आपका ये रहा एलिप्स, तो मैं बना लेता हूँ ये वो रहा आपका एलिप्स। भाग क्यों जाता है भाई, ये हमारा एलिप्स बन गया। अब सर ये एलिप्स एक रेक्टेंगल में कंटेन्ड है, मतलब वो रेक्टेंगल इसका क्या है, रेक्टेंगल के अंदर ही इंस्क्राइब्ड है। तो अगर ये रेक्टेंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है तो शैलाई से हालात कुछ ऐसे रहे होंगे सर, अगर आप सब इस बात को समझ पाए तो ये इस तरीके से एलिप्स आपके रेक्टेंगल में इंस्क्राइब्ड है। क्या आप बात समझ पाए? देखो ना आप, एलिप्स इज इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल, तो ये वो एलिप्स है आपका E1 जो अंदर रखा हुआ है। अच्छा और क्या, अनदर एलिप्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,4 सर्कमस्क्राइबिंग द रेक्टेंगल आर। सुना ध्यान से, मुझे 0,4 नहीं मिल रहा है सर। 0,4 क्या होता है, ढूंढ लेंगे, वाई एक्सिस पर होगा। सर्कमस्क्राइबिंग द रेक्टेंगल आर, अब वो जो एलिप्स है, वो जो आपका एलिप्स है, वो इस रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो एक और चीज निकल कर आ रही है सर, पहले तो मैं इसे थोड़ा सा शॉर्टन कर देता हूं ताकि ये इंस्क्राइब इस तरीके से कर रहा है। और आपके पास सर एक और एलिप्स आया, बिल्कुल एक और एलिप्स आया। उस एलिप्स ने क्या किया, उस एलिप्स ने इस रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब किया। उस एलिप्स की खास बात ये रही जनाब कि उस एलिप्स ने इस रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब किया कुछ इस तरीके से, मेरा मानना है। अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करूं, मुझे सहूलियत तभी होगी जब मैं इस एलिप्स को कुछ इस तरीके से रख दूं कि ये इस तरीके से आ जाए। आई थिंक ये कर रहा है सर्कमस्क्राइब, बहुत अच्छे से परफेक्टली कर रहा है। क्या ये शेप आपको समझ आ रहा है? बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं है बात। इसमें क्या हो रहा है सर ये बताओ। आपका पहली बात तो ये वाला जो एलिप्स है, ये वाला जो एलिप्स है ये E1 है माय डियर एवरीवन, है ना। और ये जो बाहर वाला एलिप्स है इसको क्या वो E2 से डिनोट कर रहा है? आई थिंक हाँ, बिल्कुल E2 से डिनोट कर रहा है। और यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है उसको वो डिनोट कर रहा है किससे? R से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या मैं E1 की इक्वेशन जानता हूँ? जहाँ तक मैं जानता हूँ क्या E1 की इक्वेशन है x² अपॉन, ध्यान से देखिए, 9 को क्या मैं थोड़ी देर के लिए 3² लिख लूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस y² अपॉन 4, तो क्या मैं उसे y² अपॉन 2² लिख लूँ, इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें निकल कर आई हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्लू आपको दिया जो शायद आपने नोटिस नहीं किया। उसने कहा आपसे कि जो आपका एलिप्स ये जो सेकंड वाला है वो 0,4 से पास होता है। बहुत गौर से देखिएगा, काम की बात है। अगर ये एलिप्स 0,4 से पास होता है मतलब क्या, मतलब शैलाई से ये जो पॉइंट रहा होगा सर, ये जो पॉइंट रहा होगा ये टेक्निकली 0,4 रहा होगा।
बिल्कुल यही इस एलिप्स का और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहीं पर आपको 0,4 मिलेगा। लेकिन क्या मैं कुछ और ओपिनियंस भी अपने ला सकता हूं? देखो ध्यान से, सेमी मेजर एक्सिस, आपका ये जो मेजर एक्सिस का एक एक्सट्रीम होगा वो 3,0 यहाँ होगा, तो ये जो पॉइंट रहा होगा इसको लेकर ओपिनियन ये निकल कर आता है कि ये पॉइंट रहा होगा 3,0, 2,0। शलाई से ये जो पॉइंट रहा होगा ये होगा 0,2, 2,0 नहीं 0,2। इसी तरीके से अगर ये आपसे पूछे तो आप इसे कहोगे 0,-2 और आप इसे सिमेट्रिकली बहुत आराम से कह देंगे 0,-4। अगर मुझसे वो दूसरे वाले एलिप्स की इक्वेशन को भी पूछता तो मैं इस तरीके से निकालता। यहाँ पर सीधी सी बात है सर, सब कुछ सिमेट्रिकल है तो ये हो जाएगा -3,0 और इस पॉइंट और इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ हम करेंगे, जो भी हमारे हाथ में होगा वो हम देखेंगे। पर यहाँ तक तो चीज़ें समझ आ रही हैं आप सभी को, यहाँ तक तो चीज़ें बहुत सॉर्टेड सी हैं, कोई दिक्कत, जो बातें उसने कही वो हमने समझी। अब क्या, अब जो वो बोल रहा है उसे और थोड़ा रीडायरेक्ट करते हैं। वो पूछ क्या रहा है ये बताओ। ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है इस दौरान वो आपसे फाइनली पूछ रहा है आपके E2, आपका जो E2 है आपका कौन सा भाई, ये जो बड़ा वाला बाहर वाला एलिप्स है, इस एलिप्स की वो इसेंट्रिसिटी आपसे पूछ रहा है, वो ये इसेंट्रिसिटी निकलवाना चाह रहा है। अच्छा सर सारी बातें छोड़ो, मैं इस जो बाहर वाला अपना एलिप्स है इसकी कुछ इक्वेशन मान सकता हूँ क्या, इसकी कोई इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख तो सकते हो, लेकिन वो इक्वेशन होगी क्या? अच्छा सर सारी बातें छोड़ो, बहुत गौर से बहुत ध्यान से सुनना। ये रेक्टेंगल जो है, ये जो रेक्टेंगल है, ये जो लाइन है ये आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 3। तो इस लाइन पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 3। आई होप यू ऑल एग्री विद दैट। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है सर, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का, इस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 2। उससे क्या फ़ायदा हो रहा है सर? उससे ये फ़ायदा हो रहा है जनाब कि आपको ये जो आपका E2 एलिप्स है ये किन दो पॉइंट से पास होता है उनके कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। पहला कोऑर्डिनेट पता चला 0,4 यहाँ और दूसरा कोऑर्डिनेट पता चला 3,2 यहाँ। तो क्या, तो सर आपने अगर मान लो इस बाहर वाले एलिप्स की इक्वेशन को मान लिया E2 को, है ना, अगर मैंने मान लिया, आई एम रियली सॉरी, अगर मैंने E2 की इक्वेशन को मान लिया कुछ ऐसा, कैसा, ध्यान से देखिएगा, x² अपॉन लेट्स से कैपिटल A लिख लूँ तो कोई बुराई तो नहीं है, y² अपॉन कैपिटल B² इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं x और y की वैल्यूज़ यहाँ पास कर दूँ, एक बार 0,4 और एक बार 3,2, तो बात बन जाएगी क्या? पहले तो 0,4 पास कर लीजिए, जैसे ही आप 0,4 पास करते हैं बहुत इजीली आप b निकाल लोगे। ठीक है सर, 0 की वजह से पूरा 0, ये बचा 4² अपॉन B², है ना, B² यहाँ गया तो सर सीधी सी बात है वो दिख ही रहा है, मतलब इस एलिप्स का वो माइनर एक्सिस है ना, तो आप क्यों नहीं कह रहे हो सर कि उसका जो ये जो मतलब सेमी माइनर एक्सिस की जो लेंथ है ये B आ रही है, जो कि क्लियर सी बात है आपकी क्या आ रही है 4, ये अंडरस्टूड बात है ना। तो सर ये तो पता चला कि B की वैल्यू कितनी आ गई, सर B की वैल्यू 4 आ रही है ना, +-4 मत कहिएगा क्योंकि सर लेंथ है तो क्लियर सी बात है +4 ही आना तय है उसका, है ना। अब अगर मैं ये तीन वैल्यू क्या क्या 3,2 तो यहाँ रख दूँ और B की वैल्यू 4 रख दूँ तो क्या A पता चल जाएगा? बस यही काम करते हैं, ध्यान से देखना। 3 का स्क्वायर 9 अपॉन A² प्लस 2 का स्क्वायर, सर 2 का स्क्वायर 4 और ये तो 4 है ही ऑलरेडी, है ना, तो क्या रख रहा हूँ मैं 3,2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 अपॉन ये कितना है आपका B की वैल्यू 4 स्क्वायर कितना 16 इज इक्वल टू 1। क्या इस बात से आप सब सहमत हैं? अब अगर मैं A² निकालना चाह रहा हूं तो मैं A² कैसे निकालूंगा? ध्यान से देखो सर, 4/16 कितना होगा 1/4, 1/4 उधर शिफ्ट किया तो कितना हो गया? ध्यान से देखो 9 अपॉन A² इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, ये कितना आ जा रहा है 3/4। अगर ये आया 3/4 तो अब आप मेरा यकीन करिए आप चीज़ें निकाल पा रहे हो। कैसे सर? 4 को यहाँ 3 को यहाँ लाए तो A² कितना आता है? गौर से देखिए सर, A² आपका आता है 9 × 4/3, है ना, ये कितना आता है 9 × 4/3। खैर आप चाहते तो 3 से 9 को यहीं कैंसिल कर देते, तो टेक्निकली आता है 4 × 3 12। आई होप आप देख पा रहे हो, 4 × 3 कितना आता है 12, तो A² आपका आया 12। अब जो आपको A² पता चला 12, ध्यान से देखिएगा, B² आपको पता चला यहाँ से कितना 16। गौर से देखिएगा, एक काम की बात है जिससे काफ़ी सारे हालात, सर्कमस्टांसेस और चीज़ें बदल जाएंगी अगर मैं आपसे कहूँ तो, है ना। B² है 16 और A² है 12, गौर से देखो भाई। तो क्या मैं आपसे ये कहूँ
कि सर इस एलिप्स में कुछ ऐसा हो रहा है कि इसका माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस चेंज हो गए हैं, क्योंकि इसमें आप देखो ध्यान से आपका b स्क्वायर 16 और a स्क्वायर 12 है। खैर जो भी है, अगर मैं बस इस बात को देख पा रहा हूँ तो ये जो आपका एलिप्स 2 है इसकी इसेंट्रिसिटी निकाल सकता हूँ क्या सर? जो सेकंड एलिप्स है उसकी इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर जो होगा वो होगा 1 माइनस, अब b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मत लिखेगा, छोटी वैल्यू है 12 तो ये होगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो हो जाएगा 12 अपॉन 16। डिड यू ऑल गेट दैट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक? अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलता है, देखो 4 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो 1 माइनस 3/4 यानी 1/4, और 1/4 का अगर आपने अंडर रूट लिया तो सेकंड एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी है वो होगी 1/2। माइनस 1/2 तो वैसे भी नहीं कहेंगे हम, क्योंकि एसेंट्रिसिटी आपकी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। सो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड इस क्वेश्चन का आप ऑप्शन सी 1/2 कितनी आसानी से बस इस तरीके से मार्क करेंगे? क्या ये एक बहुत टफ क्वेश्चन था? मेरा मानना है नहीं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहां पर अब चीज़ें किस तरीके से पूछी जाएंगी उस पर बात करते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं था। क्या आपको ये पूरा पार्ट समझ आया? इवन हमने इसे ड्रॉ जैसे किया, आप इसे ड्रॉ ऐसा करेंगे, है ना, क्योंकि हमें बाद में रियलाइज होता है कि इसका मेजर एक्सेस y एक्सेस है बाहर वाले का और माइनर एक्सेस ये। खैर हमने ड्रॉ जैसा भी किया हो, हमारी वैल्यूज से हम आइडिया लगा पाए कि चीज़ें कैसे करनी है। इस एसेंट्रिसिटी को लेकर तो कोई ओपिनियन में कन्फ्यूजन नहीं है। चलो, अगर यहाँ तक सब बातें अच्छी चली तो ये एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसे क्या लिख रहा है वो। ये JEE एडवांस ने 2020 में पूछा है, तो एकदम ताज़ा फ्रेश, एकदम नया नया सा क्वेश्चन है। आपको बस यही बात का मैं एहसास दिलवाऊंगा, एहसान तो नहीं पर एहसास ज़रूर दिलवाऊंगा कि क्वेश्चन आसान थे। आप अभी रिसेंट के भी क्वेश्चंस उठा के देख लो, आपको लगता होगा कि नहीं सर पहले तो आसान आते थे, ऐसा होता नहीं था वैसे तो, पर अगर आप अभी के भी उठा के देख लें तो ये क्वेश्चंस आसान ही है। आई मेक यू अंडरस्टैंड दैट, अगर आपको बातें सारी पता हैं तो, बशर्ते। बोलो क्या लिख रहा है वो। ए, बी और लैम्डा कुछ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है सर, समझेंगे जो भी है ना। सपोज P is an end point of the lattice rectum of this parabola y square is equals to 4 lambda x। सर जैसे ही मुझे ये पैराबोला दिखा, मेरे जीवन का आधा काम तो आसान हो गया, क्योंकि उसने मुझे बहुत अच्छा पैराबोला दिया है। बहुत अच्छे से मतलब सर ये स्टैंडर्ड पैराबोला जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ये वो स्टैंडर्ड पैराबोला है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो अगर ये वो पैराबोला है, कौन सा, ये आपका एक स्टैंडर्ड पैराबोला है जो कि क्या है सर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स। आप एक बात बताओ, इसका फोकस कहाँ होगा सर? पैराबोला का फोकस होता है a,0। इस बार 4ax की जगह लैम्डा है तो ये आपका आ जाता है λ,0। यहाँ पर आपका क्या होगा, इस पैराबोला का फोकस, कोई दिक्कत तो नहीं है। 0,0 पर इसका वर्टेक्स, और ये स्टैंडर्ड पैराबोला है y स्क्वायर 4 लैम्डा एक्स। लैम्डा पॉजिटिव है तो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, राइट साइड ही ओपन होगा, सॉर्टेड। अब क्या, अब इसके साथ साथ मेरे पास एक एलिप्स है, वही स्टैंडर्ड एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, इसको हम ड्रॉ करेंगे। पर उससे पहले क्या, सुनना, ये जो एलिप्स है ये P पॉइंट से पास होता है। अच्छा, P पॉइंट क्या था? P was one of the end point of the lattice rectum। अब सुनना आप बात ध्यान से, इसने बहुत मज़ेदार बात आपसे कह दी, अगर आपसे मैं कहूँ तो वन एंड ऑफ द lattice rectum। आप सोच के देखो, क्या मैं ये जानता हूँ, क्या मैं ये बात आपसे कहूँ तो आप भी क्या इस बात से एग्री करते हैं, सहमत होते हैं कि सर देखो आप ध्यान से, सिंपल सी बात है कि ये जो लेटस रैक्टम के आपके एंड्स होंगे, लेटस रैक्टम के जो आपके एक्सट्रीम्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, वो कुछ इस तरीके से होंगे कि ये जो एंड है और ये जो एंड है ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। मतलब जितनी डिस्टेंस ये होती है उतनी ही डिस्टेंस ये होती है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 4a होती है, ये 2a होता है और ये 2a होता है, इफ़ यू ऑल रिमेंबर दैट, है ना। ये पॉइंट्स हम निकाल लेंगे, बहुत विशेष काम नहीं है, पर इससे वो एलिप्स पास होता है, इन दो पॉइंट से वो एलिप्स पास होता है। तो अगर मैं वो एलिप्स प्लॉट करूँ तो सर माना कि वो एलिप्स है ये, है ना, माना कि वो एलिप्स है आपका ये, इसका सेंटर में ढूंढना चाह रहा हूँ मैं, इसका मेजर एक्सिस तो ढूंढ चुका हूँ, ये रहा इसका माइनर एक्सिस। तो माना कि वो एलिप्स ये है, और अगर ये एलिप्स इन दोनों पॉइंट से पास होता है तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा करने में इंटरेस्टेड हूँ इस तरीके से, ताकि ये कुछ ऐसा बने। और अब अगर मैं इसका ये सेंटर ढूंढूँ तो चीज़ें हमने सिमेट्रिकली ड्रॉ नहीं की हैं। मैं पैराबोला फिर से ड्रॉ कर लूँगा, वो बड़ी विशेष बात नहीं है, पर पहले मैं बना ले रहा हूँ एलिप्स, है ना। तो पहले टेक्निकली कायदे से हमें एलिप्स ही बनाना चाहिए था, तो मैं एलिप्स अब अपनी सहूलियत से बनाता हूँ। ये मान लो आपका एलिप्स था, बिल्कुल सही बात है सर। इस पैराबोला को हम फिर से ड्रॉ कर लेंगे, है ना, अपने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। सुनिएगा ध्यान से, मैं पैराबोला फिर से आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, क्योंकि चीज़ें एडजस्ट करने में मुश्किल आएंगी, इसलिए मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा ठीक से ड्रॉ करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, जस्ट पे अटेंशन एवरीवन, है ना। मैं इससे भी हटाता हूँ और इससे भी पूरा हटा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर नज़र आए, है ना। ध्यान से देखना,
जस्ट पे अटेंशन एवरीवन। शुरुआत करेंगे हम एलिप्स से। ये मैंने बनाया आपका वो एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और एक था आपके पास क्या, पैराबोला। तो सर मान लो बहुत सिमेट्रिकली मैं नहीं बना पाऊंगा, तो इसलिए मैं पहले उसकी लेटेस्ट रेक्टम बना लेता हूँ, ताकि कुछ तो मैं सिमेट्रिकली ला पाऊँ, कुछ तो मैं सिमेट्री ला पाऊँ, है ना। तो मान लो ये है सर उस एलिप्स की लेटेस्ट रेक्टम, कुछ इस तरीके से, है ना, ये यहाँ पर है। आई होप आप देख पा रहे हो। अब वो जो पैराबोला है वो आपके लेटेस्ट रेक्टम, पैराबोला के जो लेटेस्ट रेक्टम के एंड है, ये एलिप्स की लेटेस्ट रेक्टम नहीं है, ये उस पैराबोला की लेटेस्ट रेक्टम है। आई होप आप ये बात तो समझ पा रहे हो। तो उस पैराबोला की जो लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स हैं, ये उस पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स हैं जहाँ से ये एलिप्स पास होता है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, इतनी सी बात थी, वो हम अननेसेसरीली उसे कॉम्प्लिकेट कर रहे थे। अब सुनना, ये पैराबोला क्या है सर, ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स। तो ये पॉइंट क्या होगा सर, ये होगा आपका लैम्डा कॉमा 0। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होगा, आप खुद सोच के देखो। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो लैम्डा यहाँ पास करो, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट वही रहेगा। जैसे ही लैम्डा पास किया तो 4 लैम्डा स्क्वायर, और उसका अगर आपने अंडर रूट लिया तो प्लस माइनस 2 लैम्डा। तो ये कोऑर्डिनेट होगा लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा, और ये कोऑर्डिनेट होगा लैम्डा कॉमा माइनस 2 लैम्डा। इस पॉइंट से वो एलिप्स पास होता है। कौन सा एलिप्स भाई, ये वाला एलिप्स। और इस एलिप्स की इक्वेशन तो स्टैंडर्ड एलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ तक तो बातें आपको समझ आ रही हैं, यहाँ तक तो कोई विशेष नई चीज़ उसने नहीं कही। अब वो कहना क्या चाह रहा है, आगे पढ़ते हैं। इफ़ द ये वाला पार्ट सुनना, इफ़ द टेंजेंट्स टू द पैराबोला एंड एलिप्स एट द पॉइंट पी। आपने क्या किया, आपने सर इस पॉइंट पी पर, ये जो है ये आपने पॉइंट मान लिया P, है ना, दिस इज योर पॉइंट P। इस पॉइंट P पर आपने एलिप्स की भी टेंजेंट बनाई और आपने पैराबोला की भी टेंजेंट बनाई। अच्छी बात है सर। तो क्या हुआ, तो वो जो टेंजेंट्स हैं वो टेंजेंट्स जो है वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर। तो वो जो टेंजेंट्स है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। तो आपको बतानी है इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी। सर क्या बात कर रहे हो, ना लैम्डा पता है, ना ए पता है, ना बी पता है, आप एसेंट्रिसिटी निकाल दोगे, और वो भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी एन लैम्डा। यस, कैसे, बस एक बात बताओ सर, सिंपल सी बात बताओ मुझे, एक छोटी सी बात आपसे जाननी है। मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स की स्लोप निकालना चाहूँ तो उनको लेकर मेरा कोई ओपिनियन होगा क्या? बहुत अच्छा ओपिनियन होगा। आप ध्यान से देखो, अगर आपने पी पर एक टेंजेंट ड्रॉ की, इफ़ यू हैपन टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट पी, तो ये जो है आपकी, ये क्या है सर, ये आपकी पी पर ड्रॉ की गई टेंजेंट है। क्या मैं इस टेंजेंट की स्लोप निकाल सकता हूँ? सर बहुत आसान तरीका है। कुछ याद ना रहे जीवन में तो ये बात तो याद रहनी ही चाहिए, कुछ याद रहे ना रहे। आपको पैराबोला बता रहा है y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m, वहाँ से निकाल सकते हो, पर उतना भी नहीं सोचना है। तो आपको याद है ना, डिफरेंशिएट कर दो और उसमें ये पॉइंट्स पास कर दो, आपके उस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी। अगर कुछ भी याद ना रहे तो ये तरीका तो याद है। तो मैं अभी फिलहाल, चूंकि हम जानते हैं इसकी भी टेंजेंट की इक्वेशन और इसकी भी टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, पर मैं वैसे नहीं लिख रहा हूँ जानबूझ के, ताकि मैं आपको ये डिफरेंशिएशन वाला तरीका भी सिखा सकूँ कि आप इसे भी याद रखें। अगर कभी कुछ काम ना करे तो डिफरेंशिएशन तो आपके हाथ में रहे। तो मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। बताओ वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। सर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैं थोड़ा सा इसे अलग कर लेता हूँ ताकि इस पेज पर हमारे पास स्पेस हो। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 वाई डैश, 4 लैम्डा एक्स का डिफरेंशिएशन 4 लैम्डा, है ना। तो y डैश मतलब क्या, y डैश मतलब dy बाई डी एक्स। ये कितना आ रहा है सर, 2 से 4 टाइम्स, 2 का 4 2 टाइम्स, तो ये हो जाता है 2 लैम्डा अपॉन y। तो जो आप dy बाई डी एक्स निकालते हो किस पॉइंट पर, p पॉइंट पर, है ना। ये बाय द वे किसकी स्लोप है, ये स्लोप है आपके पैराबोला की, ये स्लोप है आपके पैराबोला की, है ना। तो पैराबोला के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ p, है ना। तो वो जो आएगी वो कितनी आएगी, y की जगह क्या पास करेंगे, y कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट कितना है सर, p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 2 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा, जो कि कितना आता है 1। तो उस पॉइंट p पर जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की थी उसकी स्लोप कितनी आई है, 1। क्या आप ये बात याद रखेंगे? चलो अब हम एलिप्स पर आते हैं। एलिप्स क्या है सर, एलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैं एलिप्स की टेंजेंट की भी इक्वेशन लिखना जानता हूँ, इवन स्लोप फॉर्म में, पर मैं कह रहा हूँ सर क्या उसके स्लोप को मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ? ढूंढते हैं हम, डिफरेंशिएशन से ही ढूंढते हैं। ध्यान से देखना सर, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या, देखो डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई होप ये बात आपने सीखी है। अगर इसे वहाँ शिफ्ट किया जाए तो 2 और 2 तो हट जा रहा है, तो कितना आ रहा है वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर। अब आप चीज़ें वहाँ शिफ्ट कर दे तो वाई डैश यानी क्या, डी वाई बाई डी एक्स जो आपका आ रहा है
वो कितना आ रहा है सर? सर जो dy बाई डी एक्स आपका आ रहा है वो आ रहा है माइनस बी स्क्वायर टाइम्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स वाई। लेकिन हम थोड़े से कुछ और चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। मैं इस MP को उधर लिख दे रहा हूँ अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो, ताकि हमारा स्पेस थोड़ा बच सके और हम चीज़ें सोच पाएँ। गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से चीज़ें देख पा रहा हूँ सर, नोटिस करना बहुत ध्यान से। देखो इसे मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर ले रहा हूँ, ध्यान से देखो, नोटिस करना इस काम की क्रूशियल सी बात को कि सर देखो ये जो dy बाई डी एक्स आ रहा है ये वापस मैं किस पॉइंट पर निकालना चाह रहा हूँ? पॉइंट P पर। तो मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूँ पॉइंट P पर। लेकिन इस बार ये जो dy बाई डी एक्स है जो कि आप पॉइंट P पर निकाल रहे हो वो किसकी स्लोप है? वो स्लोप है आपके उस एलिप्स की उस पॉइंट P पर ड्रॉ की गई। तो वो कितनी आएगी ज़रा बताओ सर? वो जो स्लोप आएगी वो होगी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो फिक्स्ड है, इनसे तो आप छेड़खानी करेंगे नहीं। ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो फिक्स्ड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर x अपॉन वाई की वैल्यू रखूँ तो x और y कितने? सर P के x और y कोऑर्डिनेट है लैम्डा और 2 लैम्डा। P के x और y कोऑर्डिनेट है लैम्डा और 2 लैम्डा। मतलब अगर मैं इनके यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ, ये निकल रहा है माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये कितना आ रहा है 2a स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू आ रही है? ये टेक्निकली वैल्यू आ रही है आपकी एलिप्स की स्लोप की। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जब उसने आपसे कहा कि ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं, कौन कौन सी टेंजेंट्स हैं? एक तो आपकी पैराबोला पर ड्रॉ की गई टेंजेंट और इस एलिप्स के इस पॉइंट P पर ड्रॉ की गई। ऑल्दो दिख नहीं रही होंगी क्योंकि हमने तो बस रैंडमली बना लिए, पर उनका ये कहना है ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं ये परपेंडिकुलर हैं। तो शैलाई से कि सर पैराबोला की स्लोप, पैराबोला के उस पॉइंट पर ड्रॉ की गई स्लोप और एलिप्स की उस पॉइंट पर ड्रॉ की गई स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। बिल्कुल होगा। आई होप ये बातें आपको याद हैं। सर पैराबोला की स्लोप कितनी आती है? पैराबोला की स्लोप निकाली तो 1 और इसकी स्लोप कितनी आती है? माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो कितना होगा सर? ध्यान से देखिएगा, ये सेशन में काफ़ी कुछ बाकी है तो ध्यान से देखिएगा। पैराबोला की स्लोप तो 1 है और ये कितनी है सर? ये है माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आई होप ये बात आपको समझ आई। ये कितनी है भाई? ये आपकी इस तरीके से निकल कर आई है माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब सुनना ध्यान से, यही काम की बात है और यही क्रक्स है इस क्वेश्चन का। गौर से देखो सर, 1 से 1 कैंसिल। तो शैलाई से कि सर जो आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ रहा है, जो आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ रहा है शैलाई से सर वो वैल्यू आ रही है 2 के इक्वल। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ध्यान से देख लो भाई, फिर से रिपीट करता हूँ। ये 1 से 1 कैंसिल, ये दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट। तो अगर मैं इस 2 को उधर भेजूँ तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना आ रहा है? 2। अब अगर आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2 आ रहा है तो गौर से देखना, एक बात बताओ, ये रेशो क्या है? ये रेशो है 2:1। क्या मैं इसे 2 के बजाय 2:1 लिखूँ तो चलेगा क्या? ऐसा क्यों? अब आप खुद देखो बी और ए में बड़ा कौन है? सर अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। मतलब बी और ए में बड़ा कौन है? सर बी और ए में जो वैल्यू बड़ी दिख रही है वो आपकी क्या दिख रही है? बी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर बी बड़ा है तो एलिप्स आपने गलत बनाया, एलिप्स कुछ ऐसा बनता। ठीक है सर, जैसा भी बनाया, अब हमें जो दिखा, हमने जो सोचा वो बना दिया। अब आप एक बात बताओ, इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होगी? सर एलिप्स की एसेंट्रिसिटी का जो स्क्वायर मैं जानता हूँ वो क्या होता है? 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि बी बड़ा है। तो ये कितना होगा सर? ये होगा आपका ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एनी कन्फ्यूजन सो फार? तो अगर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अगर 2 था तो यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना होगा? सर वो हो जाएगा आपका 1/2। बहुत सॉर्टेड सी बात है। और अगर अब ये वैल्यूज़ मैं यहाँ रिप्लेस करता हूँ तो ई स्क्वायर कितना आता है? सर ई स्क्वायर आता है 1 माइनस 1/2। आई होप आप देख पा रहे हो। तो ई स्क्वायर कितना आता है? 1/2। तो ई कितना आएगा? प्लस माइनस 1/√2 नहीं, ये सिर्फ क्या होगा? 1/√2, क्योंकि एसेंट्रिसिटी हमेशा आपकी पॉजिटिव वैल्यू होती है और इस वजह से आप बिना सोचे समझे बहुत आराम से ऑप्शन ए 1/√2 मार्क कर देंगे। मेरा यकीन करिए, क्या इसमें ऐसा कोई भी पार्ट था जो आपको नहीं पता था, जो बात आपने नहीं सीखी, जो बात आप नहीं जानते थे? सर पैराबोला को नहीं हम ड्रॉ कर सकते क्या? पैराबोला की फोकस नहीं जानते क्या? पैराबोला की लेटस रैक्टम नहीं जानते क्या? उसकी एक्सट्रीम वैल्यू, उसका जो एक्सट्रीम से लेटस रैक्टम के वो नहीं निकाल सकते क्या? कोऑर्डिनेट से निकाल सकते क्या? इनसे एलिप्स पास होता है। तो सीधी सी बात है, पैराबोला पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की स्लोप और एलिप्स पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की स्लोप को ही तो ढूंढना था। और उसने क्या करा? फाइनली उन स्लोप्स को कह दिया वो परपेंडिकुलर है, मतलब टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। इसके अलावा इसमें ऐसा क्या था जो हमने नहीं जानते थे, जो हमने नहीं किया कभी? आई थिंक सर सारी बातें आसान थी, बस सिस्टमैटिकली चीज़ें फॉलो की जाए तो। सिस्टमैटिकली चीज़ें अगर फॉलो की जाए तो JEE एडवांस 2020 का क्वेश्चन आप हार्डली 2 या 2.5 मिनट में आराम से कर सकते हो। कोई विशेष, कोई नई बात ऐसी है ही नहीं जो आपको नहीं पढ़ाएगी। बस यही यकीन, यही फेथ दिलाने की कोशिश की जा रही है। IIT JEE मेंस छोड़िए, हम JEE एडवांस के क्वेश्चंस अगर इतनी आराम से कर पा रहे हैं
तो आप खुद सोचिए कि हम कितनी कॉम्प्रहेंसिव, थरो और डिटेल्ड तैयारी कर रहे हैं। आई होप आप जानते हैं आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स के लिए पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिवली पढ़ाया जा रहा है सिंगेज बुक के थ्रू। ये जो आपका पूरा 11th-12th मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जिसमें आपके 5 हिस्से हैं मेजरली: कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। इसे उन्होंने 5 किताबों के थ्रू बहुत ही डिटेल्ड मैनर में कवर किया। 5 किताबें तो ठीक है सर, पर डिटेल्ड कैसे? डिटेल्ड ऐसे क्योंकि उन्होंने हर चैप्टर को, हर एक कंसेप्ट को जिस पर सवाल आ सकता है कवर किया। आप खुद ये क्वेश्चंस के दौरान फील करते होंगे। ना सिर्फ बात यहाँ रोकी है उन्होंने कंसोलिडेट करवाने के लिए एक्सरसाइजेज में हर कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको दिए और जिनका हम इन वीडियोस के थ्रू एक्सपोजर लेते हैं। और यही नहीं, आपका पूरा फेथ, आपका पूरा ट्रस्ट गेन करने के लिए, उसे विन करने के लिए उन्होंने JEE एडवांस के सारे PYQs रखे हैं जो हम करते हैं, और एक अंडरस्टैंडिंग आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो चीज़ें आसान है अगर ठीक से स्ट्रैटेजिकली पढ़ा जाए तो। और ये मत भूलिएगा कि ये सारी कहानी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जनाब, आपसे कोई चार्जेस नहीं लेते हम, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, हम कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मांगते आपसे कि आप कोई ट्रायल वर्जन, पेड वर्जन, कुछ ऐसा कोई मॉडल ही नहीं है। वी आर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड। इवन आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। इसी के साथ साथ आपको हमारा फुल प्लेलिस्ट लिंक भी मिल जाएगा, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें सारे वीडियो सिस्टमैटिकली रखे हुए हैं। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम रोज़ रात को 9 से 9:30 के बीच में आपके लिए 2 वीडियोस वन आफ्टर अनदर रिलीज़ करते हैं। एक टाइमली कोर्स कंप्लीशन दिमाग में रखते हुए आपकी एक मजबूत तैयारी करवाई जा रही है। यही सारे वीडियोस हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर भी रेप्लिकेट होते हैं, वहाँ भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। आपसे जो एक्सपेक्टेड है कि आप इन लेक्चर्स को देखेंगे, कुछ मिस नहीं करेंगे, रेगुलरली देखेंगे, साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप इन लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आप नोट्स बना रहे हो, आप उन्हें रिवाइज कर रहे हो, और जब भी कोई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है आप उसे अटेम्प्ट कर रहे हो, आप उसे ट्राई कर रहे हो, आप उसे सॉल्व कर रहे हो। इस एक्सपेक्टेशन पर अगर आप खरे उतरते हैं, अगर आप महज इतना भी कर लेते हैं, तो इस एग्ज़ाम की आप एक सफिशिएंट तैयारी कर रहे हैं, मेरा यकीन करिए। इसके अलावा कहीं नहीं जा रही है एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम आसान है अगर हम स्ट्रैटेजिकली एक प्लान्ड मैनर में चीज़ें एग्जीक्यूट करें तो, और हम शायद कर रहे हैं ऐसा। अगर आप देख रहे हैं तो कोई भी क्वेरी, कंसर्न रहे तो क्या करना है, तो कमेंट में डालना है, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। चीज़ें आई थिंक क्लियर हैं अभी। बस इतना सा ही आपसे एक्सपेक्टेड है कि ये जो आपकी तैयारी हो रही है एक डिटेल्ड मैनर में, अगर आपको लगता है कि ये वर्थ शेयरिंग है, अगर आपको लगता है कि कुछ और स्टूडेंट्स भी इससे बेनिफिट हो सकते हैं, उनको भी फ़ायदा हो सकता है, तो ज़रूर उनसे भी शेयर करिएगा। हम चाहेंगे कि इसे आप और लोगों तक पहुँचाएँ और स्टूडेंट्स तक स्प्रेड करें। बस इसी यकीन के साथ आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। वी आर कल्मिनेटिंग दिस ईयर। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, खूब मेहनत करिए। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।